हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके अपने चैनल लेसन एकेडमी पे पर डे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। आई होप आप सभी लोग पर डे क्लासेस देखते होंगे। अगर आप सभी चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कौन से क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान के कितने क्वेश्चन करेंगे, टॉप 30 करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप सभी लोग पर डे क्या करते होंगे, क्लासेस देखते होंगे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे। जितने लोग भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी ही गलती है। अगर आप जो भी स्टूडेंट पर डे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता होगा, उसका कंफर्म में जो नंबर होगा ना, अच्छा स्कोर करेगा और अच्छा कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो जाएगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट है सोचता होगा भाई चलो कल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उन लोगों का नंबर तो आएगा बट उसके कंपेयर में ना अच्छा नंबर स्कोर नहीं होगा। ये लिख के रख लीजिए आप लोग। कोई भी स्टूडेंट जो है ना, अगर पर डे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सॉल्व करता हो थियरी पढ़ने के बाद से, तो उसके अच्छे नंबर आएंगे। अगर वो दिन भर में बस 40 ही क्वेश्चन पढ़ता हो, 30 ही क्वेश्चन पढ़ता हो, बट वो पर डे रिविजन करता हो, पर डे उसके जितने क्वेश्चन पढ़ते होंगे कभी उसको भूलता ना हो, माइंड में सेट रहता होगा। और एक कैसे होगा, कोई भी व्यक्ति भूलने की प्रवृत्ति सबके अंदर रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एक बार पढ़ लिया और उसको पढ़ने के बाद से उसके दिमाग में वो हमेशा के लिए बना रहे। उसे वो चीज़ों को बनाए रखने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि हम थ्योरी पढ़ लिए तो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है कि कैसे सही, मतलब जो हम थ्योरी पढ़े हैं तो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन में हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन को। तो ऐसे ही आप सभी भी पर डे क्या करें, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। और कमेंट बॉक्स में भी बताया कीजिए कि आपके टॉप 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या होती है। पहला क्वेश्चन वेरी इजी, ये सभी को पता होगा। 208 होती है कि 300 होती है कि 200, 206 या 218। तो मानव के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, 206 होती है। और यही जब बच्चों में देखा जाए अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये 300 हड्डियाँ जब बच्चा, मतलब जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो उसमें पाया जाता है, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के एक हीमोग्लोबिन अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त हो सकते हैं, 1, 2, 3 या 4। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें स्वर यंत्र पाया जाता है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिक्स या प्राइमरी ब्रोंकस। यानी लेरिंग्स हुआ ग्रसनी कंठ द्वार और घाटी ढापन। घाटी ढापन को इपीग्लॉटिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, इपीग्लॉटिस। जो स्वर यंत्र है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेरिंग्स। आप अपने जहाँ बोलना है वहाँ पे एक उभरा हुआ दिखता है जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, खाने वाला सेब नहीं है ये। जो अगर जब 14 से लेकर 18 के बीच में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब स्टार्ट हो जाते हैं, द्वितीयक लैंगिक गुण, तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, तो उस समय लड़कियों का आवाज़ क्या हो जाता है ना, पतला हो जाता है। लड़कों का ये जो लैरिंग्स होता है ना, थोड़ा सा बाहर निकलने लगता है, मतलब हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देता है। और ऐसे अगर गर्दन को ऊपर करेंगे तो पता भी चलता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर लैरिंग्स पे हाथ रखेंगे तो ये यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। ठीक, अगर आप बोल रहे होंगे वहाँ पे, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो फिंगर को रखिएगा लैरिंग्स पे और बोलिएगा, जैसे लगेगा क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो जो स्वर यंत्र है ना उसी को बोला जाता है, किसको, लैरिंग्स को। और लैरिंग्स का एक और नाम है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल भी इसको बोला जाता है। ठीक, एडम्स एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन होता है। यानी अवायवीय श्वसन क्या मतलब, क्या होता है, जो श्वसन होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो पूछ रहा है कि किसका जो इसमें से है ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। यानी अवायवीय का मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वायवीय का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में।
तो फीता कृपाला है चींटी, केचुआ, फीता कृमि है इकाइनोडर्म। फीता कृमि को बोलते हैं टेपवार्म। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें का क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है यानी श्वसन जो होता है अवायवीय होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सांस के साथ अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन होती है 4%, 20%, 16% या 25%। इसको आप 21% कर लीजिएगा कि जब सांस में ली गई जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कितना होता है, 21% होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रुधिर से CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है, कार्बनिक अम्ल के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेटेड कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रुधिर से CO2 का परिवहन मुख्यतः, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है रेडोप्सिन वर्णन जो होता है ना, रेडोप्सिन वर्णन पाया जाता है कहाँ पे, पीतरस में, त्वचा में, रुधिराणुओं में या रेटिनी कोशिकाओं में। तो इसका जो रेडोप्सिन होता है ना, रेटिना यानी रेटिनी कोशिकाओं पे ही पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गैस्ट्रुला की गुहा को कहते हैं, यानी गैस्ट्रुला की गुहा को क्या कहते हैं, कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला। आर्केंट्रॉन बोलते हैं, सिलेंट्रॉन बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्केंट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द BMR का अर्थ है बोन मैरो रेजिनेशन, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बर्थ मोटिलिटी रेट या बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा BMR का बेसिक मेटाबॉलिक रेट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई। तो जो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है वो होता है एल्वियोलाई। आप सभी पढ़ते होंगे जो नॉस्ट्रिल जैसे नासा द्वार यानी नाक के रास्ते हम सांस लेते हैं, फिर कहाँ जाता है, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज में जाता है, नेजल पैसेज के बाद कहाँ जाता है, ट्रैकिया में लैरिंग्स से होते हुए आपका फेरिंग्स पड़ेगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद से ट्रैकिया यानी श्वास नली में जाता है, श्वास नली के बाद से वो जाता है, दो भागों में डिवाइड होता है, ब्रोंकस से छोटा भाग यानी एकदम सबसे छोटा भाग जो होता है एल्वियोलाई। ऐसे जो है लंग्स का फिगर बनता है, ठीक ऐसे फिगर देखेंगे, ऐसे जो होता है इसकी फिगर लंग्स का आप देखेंगे, इसमें ऐसे जो भाग निकले रहते हैं एकदम छोटे छोटे जो भाग रहते हैं ना लंग्स में, उसी को बोला जाता है एल्वियोलाई। कई ब्रांचों में बटे रहते हैं, छोटे छोटे गोल गोल रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एल्वियोलाई। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 409, 439, 539 या फिर 639। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक मेटाबॉलिक रेट घटता है निम्न सभी अवस्थाओं में एक को छोड़ के, हाइपोटेंशन में, वृद्धावस्था में, भूख की अवस्था में, हाइपोटेंशन में। तो जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना वो कब घटता है, आपकी हाइपरटेंशन में क्या होता है, घटता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, जितना हो सके वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिए और पर डे प्रैक्टिस रेट क्वेश्चन को सॉल्व करना मत भूलिए। पर डे प्रैक्टिस रेट क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप सभी सॉल्व करना मत छोड़िए, चाहे 10 मिनट बैठिए चाहे 20 मिनट बैठिए, प्रैक्टिस रेट क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलाइसिस में जो ऊर्जा स्वतंत्र होती है वो है उष्माकाइनेटिक प्रकार पोटेंशियल ऊर्जा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्मा। नेक्स्ट है अधिकता अंत शोषण के पश्चात निकली वायु की अधिक मात्रा कहलाती है रेजिडुअल आयतन, टाइडल आयतन, फेफड़े का आयतन, फेफड़े की जैव क्षमता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स यानी फेफड़े की जैव क्षमता। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कीटों में श्वसन अंग होते हैं फेफड़े, श्वास नल, श्वसनीय या ग्रसनी। तो जो कीटों में श्वसन अंग होते हैं वो श्वसनीय होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मनुष्य का दायां फेफड़ा होता है द्विपाली युक्त, 4 पाली युक्त, 3 पाली युक्त है, इनमें से कोई नहीं।
तो मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है ना 3 पाली युक्त होता है, यानी ये वाला भाग। अगर ये लंग्स का फिगर देखेंगे तो अगर ये एक लेफ्ट और इसको राइट, तो कितनी पाली युक्त होता है? 3 पाली युक्त। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जोक का श्वसन अंग है। जोक यानी लीच, जो क्या करती है? ब्लड सक करती है, यानी सकिंग करती है। फेफड़ा होगा श्वास नल, त्वचा, गलफड़े। तो जो जोक का श्वसन अंग होता है वो होता है त्वचा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला और बंद 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्टली वी विल नो डेट, पहले हम यह जानेंगे कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है ना, जो रुधिर होता है विदाउट, जो रुधिर वाहिकाएं होते हैं। अब रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं? रुधिर वाहिकाएं 2 प्रकार के मोस्टली अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके बुक में दिया रहता है 2। पहला हो जाएगा धमनी, दूसरा हो जाता है सीरा, और एक होता है धमनी, सीरा और केशिकाएं। सीरा और केशिकाएं, धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, सीरा को बोलते हैं वेन, केशिकाएं को बोलते हैं कैपिलरीज। धमनी में आपका प्योर ब्लड बहता है, यानी प्योर का मतलब ऑक्सीजन वाला रुधिर। सीरा में डिऑक्सीनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त बहता है। और कैपिलरीज में दोनों होते हैं, यानी धमनी से भी कैपिलरी जुड़ा रहता है, केशिकाएं से भी जुड़ा रहता है। जहाँ पे रुधिर नहीं पहुँच पाते हैं, एकदम कैपिलरीज होते हैं हेयर नॉन, एकदम पतले जैसे बारीकी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं का मतलब भी क्या होता है? धोना। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें आर्टरी, जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो नहीं पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, यानी ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र का किस में होता है? तो कीटों में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ईसीजी द्वारा जांच की जाती है हृदय स्पंदन, हृदय रुधिर, हृदय पक्षघात, आर्टियोस्क्लेरोसिस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हृदय स्पंदन की ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जी का मतलब ग्राफ। नेक्स्ट है हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कहलाती है पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम एवं म्यूकस। तो हृदय के चारों तरफ पाई जाने वाली जो झिल्ली होती है पेरिकार्डियम झिल्ली होती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे मान लीजिए ये आप सभी का हृदय है, ठीक, एक सेकेंड, ये क्या है? हृदय है। ये है हृदय की संरचना। आप सभी जानते हैं हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। लेफ्ट इसको आरिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट राइट आरिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको राइट वेंट्रिकल। तो हृदय जो होता है ना एक झिल्ली से घिरा रहता है। इस झिल्ली में एक द्रव पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि इनका काम होता है ना बाहरी आघातों से क्या करना? बचाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेरिकार्डियम का काम क्या होता है? पेरिकार्डियम एक प्रकार की पतली झिल्ली है जो बाहरी आघातों से, चोट लगने से, सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम करता है। और इसके 2 परत होते हैं, एक आउटर एक इनर, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। और हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हृदय जो होता है ना हृदय में कोई मांस नहीं पाया कोई हड्डियां नहीं पाई जाती है। लोग कहते हैं कि क्या मेरा दिल टूट गया? दिल टूटता नहीं है, ठीक, क्योंकि वो मांस का बना होता है। तो मांस का बना होता है तो दिल कहाँ से टूटेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर दाब का मापन करते हैं ईसीजी द्वारा स्टेट, तो इसको मैनोमीटर। और नेक्स्ट है हृदय स्पंदन द्वारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनोमीटर। नेक्स्ट है एक समान वयस्क मनुष्य का रुधिर दाब होता है 80/120 mmHg या 120/80 mmHg, 150/90 mmHg या 90/150 mmHg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120/80 mmHg।
नेक्स्ट है एकल चक्र यानी सिंगल सर्कुलेशन वाला हृदय पाया जाता है स्तनियों में, सरीसृपों, मत्स्य, उभयचर, केवल मछलियों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो सिंगल सर्कुलेशन जो होता है बस केवल मछलियों में। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब कि बस एक ही बार हृदय में क्या जाए, रुधिर जाए। मनुष्य का जो सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मान लीजिए आपके हृदय की संरचना है, ठीक। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। इधर से क्या है, वो इम्प्योर ब्लड आयन पूरे शरीर से अशुद्ध रखता है और पहुंचा राइट आरिकल में, फिर इसमें आएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से कहाँ जाता है ना, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में पहुंचता है। लंग्स से फिर कहाँ जाता है? लेफ्ट आरिकल में। तो फिर एक इधर से एक बार आया और इधर से एक बार फिर दोबारा, तो इसलिए क्या है, डबल सर्कुलेशन है। पूछा है कि सिंगल सर्कुलेशन किसमें पाता है? केवल मछलियों में। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हार्डियन ग्रंथि किस में पाई जाती है? सशक में, मनुष्य में, मेढक में, इन सभी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। नेक्स्ट है रेटिना का सबसे अधिक संवेदी भाग है? दृढ़ डिस्क, मैकुला रूटिया, परिधि, फोविया, सेंट्रेलिस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शरीर के भीतर तापने में किससे सहायता मिलती है? मूत्र की मात्रा घटाने बढ़ाने से, भोजन की पाचन दर को बदलने से, रक्त परिसंचरण से, वसीय पिंडों से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ स्तनियों में भी शीत सुप्तावस्था होती है। सुप्तावस्था में इनके शरीर का ताप रहता है वातावरण के ताप के बराबर, त्वचा द्वारा नियंत्रित होने के कारण सामान्य। सुप्तावस्था से पहले ही वसा संचय के कारण सामान्य, त्वचा में वसा के मिले जुले नियंत्रण के कारण वातावरणीय ताप से कुछ अधिक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में वसा के मिले जुले नियंत्रण के कारण वातावरणीय ताप से कुछ अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरणीय ताप के परिवर्तन मुख्यतः कैसे जंतुओं को प्रभावित? जलीय, असमतापी, समतापी, मरुस्थलीय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समतापी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परक नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है, निषेचन शरीर के भीतर होता है, निषेचन शरीर के बाहर होता है। भ्रूण का विकास परक नली में होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो निषेचन होता है यानी टेस्ट ट्यूब बेबी यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, परक नली शिशु किसे कहते हैं? क्या होता है ना, एक मान लीजिए एक लैब बने होते हैं, वो सारे लैब स्टेराइल होते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, पहले मनुष्य नर में से स्पर्म ले लेंगे और मादा में से ओवम ले लेंगे। लेने के बाद से दोनों का क्या करते हैं, बाह्य निषेचन, शरीर के बाहर उस टेस्ट ट्यूब में क्या करा देते हैं, निषेचन। निषेचन का मतलब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद से वो कौन से स्टेज में चला जाता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण अवस्था में चला जाता है, ठीक। तो भ्रूण अवस्था में होने के बाद फिर वो क्या कराते हैं, यूट्रस में इंटर करा देते हैं। बस क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है ना शरीर के बाहर कराते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है? उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाया जाता, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव, तो उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, या फिर उसके रक्त में प्रतिजन रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो इसलिए वो क्या होता है ना, सबका रिसीवर होता है, क्योंकि उसके रक्त में जो होता है ना कोई भी रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यानी आप पढ़े होंगे एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक। तो वही क्या है, इसी के आधार पे और उसमें रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तो फ्रेंड्स आज की क्लास में ये आप सभी के टॉप 30 क्वेश्चन है साइंस के। आई होप आप सभी को समझ में आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और आप सभी पर डे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आप अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर सकते। इसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि बस हम थ्योरी पढ़ लिए और मेरा नंबर स्कोर अच्छा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आप सभी को प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सॉल्व बार बार रिवीजन करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन पढ़ रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन का। जितना हो सके आप सभी वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी मत भूलिएगा।